Okay, so the last time we talked about a brief introduction to Excel, where we were trying to understand the home tab options which are available on Excel. तो हमने लास्ट टाइम सारे के सारे जो नंबर फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में बात करी थी. जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, all these are formats which are available to record specific data. अब इसमें से हम दो फॉर्मेट्स सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं. एक तो हम अकाउंटिंग फॉर्मेट काफ़ी यूज़ करेंगे और दूसरा हम परसेंटेज का यूज़ करने वाले हैं. सो इनको स्पेशली ध्यान में रखेंगे दैट वी हैव टू इंश्योर दैट वी अंडरस्टैंड बोथ दीज ऑप्शंस. ठीक है. नाउ let us try and understand the three options that we have in styles. So let me go this way. I'll try to increase the size. ओके, सो जैसे हमने स्टाइल्स के बारे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टाइम पर ऑप्शंस एक्सप्लोर करे थे कि कुछ हेडिंग के ऑप्शंस थे, कुछ टाइटल के ऑप्शंस थे, यानी कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट आप अपने एक्सेल के फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करेंगे उसको समझ लेते हैं. तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमें एक्सप्लोर करना है वो है सेल स्टाइल्स. So here you have different cell styles that you have. चलो उससे पहले एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर सेल स्टाइल्स के पास जाएंगे. ऑटो फिल फीचर के बारे में जानते हैं. कुछ लोगों को पहले से पता होगा ऑटो फिल फीचर क्या होता है एक्सेल का. एनीवन नोज? सबसे पहले हम ऑटो फिल फीचर को नंबर्स पे अप्लाई करते हैं. ठीक है. लेट्स सपोज हमको 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स एक कॉलम में चाहिए, राइट. सो व्हाट डू यू डू? यूजुअली आप 1 2 3 4 एंड यू गो डाउन. ओके. नाउ दिस जॉब इज अ रूटीन वर्क. कंप्यूटर बहुत इजीली इस पैटर्न को समझकर इसको अपने आप ऑटो फिल कर सकता है. तो हमको क्या करना है? हमको सिर्फ शुरू के दो सीक्वेंस बताने हैं, 1 and 2, राइट. अब क्या करना है? 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे. ध्यान रहे दोनों को सेलेक्ट करना है, सिर्फ 2 को सेलेक्ट किया तो काम नहीं बनेगा. 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो माउस का पॉइंटर है वो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का मोटा सा एक स्क्वायर बना हुआ है जो आपने सेलेक्टेड सेल्स लिए हैं उनके ठीक ऊपर. सो जैसे ही आप अपने कर्सर को यहाँ पे लेकर आओगे तो उसमें एक चेंज आएगा. नॉर्मली सेलेक्ट करने के बाद आपका कर्सर कैसा दिख रहा है? इट्स लाइक अ वाइट थिक क्रॉस हेयर, प्लस का साइन बना हुआ है. अभी हमारा कर्सर कैसा हो गया? जैसे ही हम इस बॉक्स पे लाते हैं इट इज ब्लैक एंड लिटिल थिन. तो जब आपका कर्सर ऐसा दिखने लगे, पॉइंटर ऐसा दिखने लगे, तो आप क्लिक करके उसको ड्रैग करना शुरू करेंगे. तो जितना आप ड्रैग करते जाएंगे उतना वो आपको वैल्यू दिखाता चला जाएगा. तो जैसे अभी मुझे वैल्यू नज़र आ रही है 3. क्या सबको 3 नज़र आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सो लेट्स सपोज आई वॉन्ट टू गो टिल 10. तो 3 4 5 6 7 8 9 10. और जैसे ही मैं यहाँ पे लाकर
अपने पॉइंटर को क्लिक को छोड़ दूंगा तो अपने आप 10 तक वैल्यूज़ फिल हो जाएंगी। दिस फीचर इज कॉल्ड ऑटोफिल। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट फर्दर, वही काम करना है, 2 को सेलेक्ट करना है, 9 और 10। 9 और 10 दोनों को सेलेक्ट करके फिर अब आगे बढ़ते चले जाइए, ड्रैग करते रहिए, आप 20 तक चले जाएंगे आराम से। जो लोग साथ में लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो लोग इस ऑटोफिल फीचर को यूज़ कर पा रहे हैं? हो रहा है आराम से? डू लेट मी नो अगर नहीं हो रहा है, राइट। सो ऑटोफिल फीचर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपका बहुत सारा टाइम ऐसे नंबर सीक्वेंसेस बनाने में बच जाता है। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि 2 को सेलेक्ट करना है हमेशा, तो कंट्रोल Z करते हैं। अभी हमने 9 और 10 को सेलेक्ट किया था, मान लो कि मैं सिर्फ 10 को सेलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करने की कोशिश करूँगा तो क्या हो रहा है? सेम नंबर ही आ रहा है। सेम नंबर आ रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो उस सेल के कंटेंट्स को कॉपी कर देता है। तो अगर आप सिर्फ एक सेल को पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो वो सब जगह पे उसे कॉपी कर देगा, ध्यान रहे हमेशा। तो हमको 9 और 10 दोनों को सेलेक्ट करना है ताकि एक्सेल को पता चल जाए कि आप एक सीक्वेंस की बात कर रहे हो, एक नंबर की नहीं, सीक्वेंस की। तो अब वो 11, 12, 13, 14 से लेकर 20 तक आप इन सेल्स में नंबर्स को फिल कर सकते हो। ओके, नाउ दिस कैन ऑल्सो बी डन फॉर वीक डेज। शुरू होता है मंडे से, नेक्स्ट हमको टाइप करना पड़ेगा क्योंकि उसको मिनिमम 2 चाहिए। तो मंडे और ट्यूसडे हमने टाइप कर दिया यहाँ पर, स्पेलिंग सही रखनी है, ध्यान रखिएगा। और अब वापस हम अपने पॉइंटर को, माउस पॉइंटर को कहाँ लेकर आएंगे? यहाँ राइट साइड बॉटम में लेकर आएंगे ताकि ये ब्लैक कलर का थिन क्रॉस हेयर हमारे पास आ जाए। फिर आप इसको जब स्ट्रेच करोगे तो आप संडे तक ऑटोमेटिकली फिल कर लोगे। वीकडेज हमने ट्राई करे, चलिए मंथ्स भी ट्राई करते हैं। स्टार्ट होता है जनवरी से, देन वी हैव फेब्रुअरी, 2 हमने टाइप कर लिए। अब आगे अपने आप बढ़ता जाएगा मामला, ड्रैग कर दीजिए, दिसंबर तक आराम से आपके पास सारे मंथ्स आ जाएंगे। ठीक है। सर जैसे हेडिंग देंगे उसके आपसे अपने आप वो कर लेगा। हेडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, हेडिंग नहीं भी डालोगे तो अपने आप वो देख लेगा। यहाँ हेडिंग मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाले हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। सर सिर्फ जनवरी लिखेंगे तो उसके बाद अगर स्लाइड डाउन करेंगे जनवरी और फेब लिख के तो उसके बाद होगा। हाँ, आपको सिर्फ जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ जनवरी, फरवरी। अब मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो उसको पता है अपने आप ही कि अब आप एक सीक्वेंस की बात कर रहे हो। तो सीक्वेंस में तो अगला मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, मई आएगा। तो दैट एक्सेल इज़ स्मार्ट कि वो अपने आप ढूंढ लेगा अगला क्या आएगा। नाउ देयर इज़ ऑल्सो समथिंग, जैसे हमने अभी नंबर्स के बारे में बात करी, हमने टेक्स्ट के बारे में बात करी, अब एक कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो। जैसे हम एक तरीके का, लेट्स सपोज वी वांट टू क्रिएट अ कोड। अब ये कोड कैसा है, मान लो हमने लिखा कोड C1, ठीक है। उसी तरीके से अगला कोड में नंबर आया C2। अब अगर आप दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करोगे तो अपने आप वो देखता चला जाएगा कि अच्छा क्या चीज़ बढ़ रही है। ठीक है। तो दिस इज़ कोड 1। ये एक टाइप का कोड है जिसमें जो आपका C है वो चेंज नहीं हो रहा है, आपके नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो आप ऐसा कोड भी बना सकते हो।
उसी तरीके से हम दूसरा कोड भी बना सकते हैं। मान लो मैंने लिखा A1 B2, so in this code what is happening, A1 B2 A2 B3 A3 A4, उसने क्या किया है, उसने हर एक कॉम्बिनेशन में ए बी का कॉम्बिनेशन देख लिया है और उसके साथ में नंबर्स को एक एक करके आगे बढ़ा रहा है। सो A1 B2 A2 B3, तो वो जिस तरीके से पैटर्न को समझता है उस तरीके से वो आगे आपके इस कोड को बढ़ा सकता है। सो यू कैन जनरेट कोड्स ऑल्सो यूजिंग दिस। ऑल राइट, ओके। तो ऑटोफिल फीचर हमको समझ में आया है, बहुत यूज़फुल फीचर है, आगे चल के हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सेल स्टाइल्स की। तो सेल स्टाइल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से उन्होंने सेल का अरेंजमेंट किया हुआ है। सो किसी भी सेल को आप सेलेक्ट करोगे पहले तो उसका स्टाइल पहले से क्या सेट है, नॉर्मल सेट है। अब अगर उसमें मैं बैड कर देता हूँ तो उसने क्या क्या चेंजेस करे हैं सेल में, सेल कलर कर दिया सर, और और सर फॉन्ट फॉन्ट का कलर चेंज हो गया है और सेल का कलर चेंज हो गया है। उसी तरीके से और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप अगर अपनी शीट पे किसी भी सेल को हाईलाइट करना चाहते हो फटाफट, तो आप इन मेथड्स को यूज़ करके सेल स्टाइल में जाकर कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, एंड विद डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स, यू कैन एक्सपेरिमेंट। उसी तरीके से आपके पास हेडिंग वाले स्टाइल भी होते हैं। हेडिंग वाले में आपने देखा फॉन्ट साइज़ भी बढ़ गया है ना। तो ऐसा आप अपने अलग अलग सेल्स को अलग अलग तरीके से हाईलाइट कर सकते हो फटाफट। ये आपका सेल स्टाइल का फ़ायदा है। अभी अगर आपको कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए तो आप वापस नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऑल राइट, सर हेडिंग वाली बता देना फिर से। सो हमने हेडिंग में गए और हमने हेडिंग 1 सेलेक्ट किया। तो देखो कंपैरिजन के लिए मैं इसको बगल वाले सेल में कॉपी कर लेता हूँ। A2 ये जो हमारा सेल है ये अभी नॉर्मल सेल है, सेल स्टाइल नॉर्मल है। जब हमने इसके बगल वाले सेल में जहाँ A2 लिखा हुआ है हमने हेडिंग 1 किया है, तो आप देख सकते हो क्या क्या चेंजेस आए हैं। फॉन्ट साइज़ बढ़ गया है, कलर चेंज हो गया है और एक नीचे का बॉर्डर आ गया है। तो मान लो मैं चाहता हूँ ये जो ऑटोफिल मैंने लिखा था ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक सेक्शन बनाया था, मैं इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ। तो आई कैन गो हियर एंड क्लिक ऑन हेडिंग 1 और ऐसे मेरा ऑटोफिल आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फॉर्मेट एज टेबल। ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। चलिए हम यहीं से कुछ डेटा उठा लेते हैं। सो लेट्स सपोज आप एक टेबल बना रहे हो जिसमें हमारे पास अलग अलग डेज पे कोई क्वांटिटी है जो हम मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे हमने लिख दिया डे, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मान लो टेम्परेचर। हर दिन जितना भी टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर रहा था वो हमने मेज़र करके यहाँ पर लिखा है। तो आजकल टेम्परेचर 10 से 14 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ फिगर्स को डाल देते हैं। ठीक है,
अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने अलग अलग डेज पे जो हमारा टेम्परेचर था उसको यहाँ पर रख दिया है. नाउ व्हाट आई कैन डू, ये एक टेबल जैसी है जिसमें मेरे पास 3 कॉलम्स हैं. बट अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल भी इसको एक टेबल बनाकर देखे तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसमें डिफरेंसेस साफ साफ पता चल जाए कि क्या चेंज हो रहा है. सो ये हमारी नॉर्मल टेबल थी जो हमने बनाई हुई थी, ये हमने कॉपी करी है उसी टेबल को. अब जाइए फॉर्मेट एज टेबल पे और यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स गिवन है, उसमें से कोई एक फॉर्मेट हम चूज़ कर लेते हैं. मान लो हम ये वाला फॉर्मेट चूज़ करते हैं तो एक छोटी सी विंडो आएगी जहाँ पे वो आपसे पूछेगा वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल. तो अभी यहाँ पर $T $2 ये लिखा हुआ है. मैं चार्ट में डाल देता हूँ एक बार ताकि आप सब लोग ध्यान से देख पाओ. तो अभी क्या है, यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है सेल का रेफरेंस, कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? सर ये सेल को बताता है कि कहाँ पे कौन सा हमारा टैक्स है. राइट. तो अभी $साइन को इग्नोर करिए, $साइन को बाद में समझेंगे. बेसिकली क्या लिखा हुआ है, T2:V9, यानी कि T कॉलम के सेकंड सेल से यहाँ से लेकर V कॉलम के 9th सेल तक हमारी टेबल है. ठीक है. सो T2 से लेकर V9 तक हमारी टेबल एक्सटेंड हो रही है. तो एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको. फॉर्मेट एज टेबल में गए, हमारी टेबल का डेटा हमें पता है कहाँ पर है और यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट, यहाँ पे चेक बॉक्स है. चेक बॉक्स में क्या लिखा है, माई टेबल हैज़ हेडर्स. दैट मीन्स कि आपकी टेबल में क्या हेडर्स ऑलरेडी हैं. क्या हमारी टेबल में हेडर रो है? यस सर. यस है. सर। ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है, उसके ऊपर सीरियल नंबर डला हुआ है. अगर मान लो आपकी टेबल में ऐसा हेडर लाइन नहीं है तो आप इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देना. बट चूंकि अभी हमारी टेबल में है तो हम इसको चेक कर लेते हैं एंड प्रेस ओके. सो जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस ओके करोगे, लेट मी जस्ट रिमूव नो फिल, तो हमारी टेबल ऐसे फॉर्मेट हो जाएगी. तो क्या क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं? सो कलर चेंजेस आ रहे हैं राइट. और लिटिल बोल्ड है सर. अपर साइड वाला जो हेडर है सर. ठीक है. और सर हेडर रो अलग से अलग फॉर्मेट में हाईलाइटेड है। और भी कुछ नज़र आ रहा है? और सर जो हमारे रॉज हैं वो सिमिलर हो गए सर. ठीक है. हर रो को सिग्निफाई कर रहे हैं, यानी कि हम रोज़ के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता है कौन सी रो कहाँ ख़त्म हो रही है. ठीक है. और भी कुछ है टेबल में? हेड, सर एरोज है हेडर के हर हेड के साथ। राइट. सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ फोकस करना है. ये एरोज बने हुए हैं. एरोज क्या हैं? ये बेसिकली ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ की तरह काम करते हैं. अब ज़रा ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ पे फोकस करते हैं. तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे छोटा सा एक विंडो खुलेगा. इसमें क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ठीक है. तो अभी क्योंकि हमारे सीरियल नंबर स्मॉल से लार्ज की तरफ ही जा रहे हैं, 1 से 7 जा रहे हैं, तो मैं अगर इस पर क्लिक भी करता हूँ, सॉर्ट स्मॉल टू लार्ज है, तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आया. बट आप नोटिस करोगे यहाँ पर कुछ हुआ है. नॉर्मल ड्रॉप डाउन बटन्स के साथ में यहाँ पर एक सिंबल लगा हुआ, अपवर्ड एरो नज़र आ रही है. इसका मतलब यह है कि उसने इसको सॉर्ट किया है. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे लार्ज टू स्मॉल करता हूँ तो देख रहे हैं क्या हुआ है,
डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर लग गया, सीक्वेंस उल्टा हो गया। तो आप अपनी टेबल को जैसे चाहे वैसे सॉर्ट कर सकते हो। तो अभी हमने सीरियल नंबर के कॉलम के हिसाब से सॉर्ट किया है, स्मॉल टू लार्ज, लार्ज टू स्मॉल दोनों कर सकते हैं। उसी तरीके से डेज के कॉलम में जाओगे तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉर्ट A to Z, क्योंकि इस कॉलम में एक्सेल को पता है कि टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब लेटर्स में तो स्मॉल टू लार्ज होगा नहीं, लेटर्स में A to Z हो सकता है। तो अगर मैं A to Z पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि आपके सारे डेज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं, और बाकी सारी चीज़ें सीरियल नंबर और टेम्परेचर उसी हिसाब से एडजस्ट हो गया है। समझ रहे हैं? और जिस भी कॉलम को आप सॉर्ट करोगे उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऐसा साइन नज़र आ जाएगा। अब अगर मैं इसको Z to A करता हूँ तो ये डाउन वाला एरो आ गया। ठीक है, अब मान लो हम देखना चाहते हैं कि किस दिन पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहा था, तो आप जाएंगे टेम्परेचर वाले में और लार्ज टू स्मॉल पे सॉर्ट कर दीजिए। तो हमको क्या पता चल रहा है किस दिन सबसे ज़्यादा था, ट्यूसडे था, और कम किस दिन था, वेडनेसडे। तो आप इस टेबल को देखो, हमने बगल में यहाँ पर भी एक टेबल बनाई थी, बट इस टेबल की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। आपको इसको मैन्युअली बहुत कुछ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हर एक फिगर को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इस टेबल की यूटिलिटी ये है कि आप इसको फटाफट से मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक बात? यस सर। अब एक चीज़ तो हमने सीख ली, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग बाय कॉलम्स। जो दूसरी चीज़ हम टेबल को यूज़ करके कर सकते हैं, दैट इज़ फिल्टरिंग बाय कॉलम्स। ठीक है, कैसे? मान लो कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट 3 डेज़ का टेम्परेचर दिखाई पड़े, बाकी 3 दिन के और 4 दिन के टेम्परेचर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के बारे में जानना है। तो आप डेज़ वाले में जाइए, डेज़ का ड्रॉप डाउन मेन्यू आप खोलेंगे तो यहाँ पर नीचे चेक बॉक्सेस बने हुए हैं, सारे दिनों के नाम लिखे हुए हैं, और एक और चीज़ लिखी हुई है, क्या है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल। ठीक है, तो अभी चूंकि आपका सेलेक्ट ऑल वाला सेलेक्टेड है तो सारे दिन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट ऑल को हटा दूँगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल को हटा देता हूँ तो सारे के सारे अनचेक हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। 3 पे क्लिक किया, प्रेस ओके। सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है। ठीक बात? कोई ऑफिस गोअर है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सैटरडे को और संडे को क्या टेम्परेचर रहता है। उसने कहा भाई मुझे तो सिर्फ अपने वर्क डेज़ का टेम्परेचर बताओ, तो हम इसमें फ्राइडे और थर्सडे भी इंक्लूड कर देते हैं। प्रेस ओके, सीरियल नंबर के हिसाब से इसको सॉर्ट कर देते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का टेम्परेचर यहाँ पे आ गया, बाकी 2 इग्नोर। ठीक है, तो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग दोनों चीज़ें समझ में आई हैं? यस सर। चलिए, तो अब हमने डेज़ को वापस पूरा सेलेक्ट कर दिया है तो सारे डेज़ नज़र आ रहे हैं। अब आप चाहो तो और कॉलम्स के हिसाब से भी टेम्परेचर को सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उन डेज़ का देखा जाए जब टेम्परेचर 10 या 10 से नीचे था। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा फ़िल्टरिंग की बात कर रहा हूँ, यानी मुझे कुछ ऑब्जर्वेशंस चाहिए जहाँ टेम्परेचर 10 या 10 से कम था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन गिवन है नंबर फिल्टर्स।
और यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है नंबर फिल्टर में, लेस दैन और इक्वल टू। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक छोटा सा विंडो यहाँ पे खुलता है। तो वो पूछ रहा है कि शो रोज वेयर टेम्परेचर इज लेस दैन और इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 10 लिख देंगे। 10 लिख दीजिए, प्रेस ओके। तो सिर्फ उन्हीं दिन का टेम्परेचर नज़र आएगा जिस दिन या तो टेम्परेचर 10 से कम था या 10 था। सो आई होप नाउ कि आप लोगों को सॉर्टिंग और फिल्टरिंग समझ में आ गई है। यस? यस। अब मान लीजिए आप सर। चाहते हो कि सारा टेम्परेचर नज़र आए, सारे दिनों का टेम्परेचर समझ में आए, तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है क्लियर फिल्टर फ्रॉम टेम्परेचर। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे सारी टेबल वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अपने डेटा को अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। ये बेसिक फंक्शन है। ठीक है, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, ये आपको समझ में आ गई तो बहुत सारा डेटा का काम आप चुटकियों में कर लोगे। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे टेबल की। ठीक है, अब एक और चीज़ को समझते हैं जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज़ है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम लोग डेटा को समझने के लिए फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारे पास ये टेम्परेचर्स हैं, बट ये सारे के सारे नंबर फॉर्म में हैं। विजुअली मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा दिन ज़्यादा गर्म था, कौन सा दिन कम था, क्योंकि मुझे नंबर्स को पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसी टेबल बनाना चाहते हैं जिसको देखते ही पता लग जाए कि इस पूरे वीक में पैटर्न क्या रहा था टेम्परेचर का, तो हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टेम्परेचर के सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, 12 से लेकर 11। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करिए। हम अभी यूज़ करेंगे कलर स्केल। तो कलर स्केल में पहला ही ऑप्शन है जिसमें ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल को हमें यूज़ करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या हुआ है, कौन बता सकता है? सो टेम्परेचर वाइज कलर चेंज हुआ। ठीक है, एक एक्सट्रीम कलर कौन सा है? 14 डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन है। और दूसरा एक्सट्रीम कलर कौन सा है? 9 रेड। 9 रेड। और बीच में येलो के शेड्स हैं, ऑरेंज के शेड्स हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे को सबसे ज़्यादा वेरिएशन कहाँ देखने को मिला है? ट्यूसडे वेडनेसडे में देखने को मिला है। बाकी दिनों हमारा टेम्परेचर कम ऊपर नीचे हुआ है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन हमारा टेम्परेचर काफ़ी वेरी करा है। ठीक है, आप चाहो तो इस कलर स्केल को, अभी हमने ये वाला कलर स्केल लगाया था, आप कोई और कलर स्केल भी यूज़ कर सकते हो। मान लो हम मानते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो उतना ज़्यादा रेड हो जाए, तो हम इस कलर स्केल को यूज़ कर सकते हैं। तो 14 सबसे गर्म दिन था, सैटरडे उसके बाद था, और बाकी सारे दिन थोड़े नॉर्मल ठंडे थे। ठीक है, तो ये आपको एक तरीका मिला है जिससे आप डेटा को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो कलर स्केल्स को यूज़ करके। अभी इसको क्लियर कर देते हैं। तो सारे के सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, और आपको वापस अपनी टेबल वाले कलर्स नज़र आने लगेंगे। एक और चीज़ ट्राई करते हैं। कलर स्केल्स के ठीक ऊपर एक हमारे पास सेक्शन है विच इज़ कॉल्ड डेटा बार। तो इस पे आप सॉलिड फिल वाला कोई भी ले लीजिए। तो हमको अब क्या नज़र आ रहा है अपने डेटा स्केल के कलर फिल्टर लगाने के बाद?
और डेटा के हिसाब से प्रोपोर्शनेट बार्स आ रहे हैं। बार्स आ रहे हैं, राइट। तो जैसे हम बार चार्ट बनाते हैं तो वैसा ही हमने बार चार्ट अपने टेबल में ही क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो आप अपने नॉर्मल सी दिखने वाली टेबल को भी एक बड़ा इंसाइटफुल इंट्यूटिव डेटा सेट बना सकते हो। तो अभी जैसे क्या है कि यहाँ पर नंबर्स इस साइड पे आ रहे हैं, इस वजह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि डेटा बार्स ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप इनको लेफ़्ट साइड पे अलाइन कर लो और हमको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कि डेटा क्या कह रहा है। डेटा कह रहा है कि मंडे से लेकर ट्यूसडे टेम्परेचर बढ़ा, फिर वेडनेसडे को कुछ कम हो गया और फिर धीरे 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 वापस चढ़ा है, ठीक है। सो दैट हैज़ बीन योर डेटा स्केल। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप आइकॉन सेट्स भी लगा सकते हो, आप हाईलाइट सेल भी कर सकते हो, आप टॉप बॉटम रूल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हम टाइम टाइम पे यूज़ करते रहेंगे। बस इसको समझना ये है कि इन ऑप्शंस को यूज़ करके हम अपने डेटा से और अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो सकते हैं, उसको बेटर समझ सकते हैं। ऑल राइट, तो आपका मोर और लेस जो इंट्रोडक्शन था एक्सेल का वो हो चुका है। अब हम अपने केसेस की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम अपने केसेस को सॉल्व करना शुरू करें। और अब जो एक्सेल में जो कुछ भी सीखेंगे वो केसेस के अंदर ही सीखेंगे, ठीक है। सो आज शुरू कर रहे हैं हम पेरोल केस 1 जो है SKS लिमिटेड के बारे में। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसी फाइल में एक शीट बनाई है जिसका नाम है पेरोल केस 1 SKS लिमिटेड। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक फ़ाइल शेयर करता हूँ, सेक्शन B। सो व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ में ये फ़ाइल शेयर करी है मैंने, और लेट मी ऑल्सो ओपन इट। सो पेरोल केसेस आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पेरोल क्या होता है। यस, पेरोल इंट्रो। हाँ जी, तो कौन कौन बता सकता है पेरोल किस बारे में होता है? पेरोल का मतलब क्या है? यस, Sir, salaries offered ओके, to the employees. सैलरीज टू एम्प्लॉयज़। और कोई आइडियाज़ हैं हमारे पास? एक आइडिया ये हो गया। Sir, allowances, अलाउंसेस के बारे में बात होती है यहाँ पर, ओके। और अलाउंसेस का एक ऑपोजिट भी होता है, sir, perquisites, perquisites are mostly like allowances only, but सर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन आपकी सैलरी का ही दूसरा नाम हो गया, ओके। और अलाउंसेस के ऑपोजिट क्या होते हैं? अलाउंसेस तो वो चीज़ें जो आपको मिलती हैं, कुछ ऐसा भी है जो देना पड़ता है?
Yes, sir. Deductions, sir. PPF, like वेरी गुड। PPF. सर पीपीएफ जो सैलरी से कर हाँ, डिडक्शंस, सर टीडीएस भी ठीक तो है, टैक्सेस आ गए उसमें, ठीक है। कभी टर्म सुना है सीटीसी? Yes, sir. सीटीसी क्या होता है? Sir, cost to company. Sir, overall cost of कॉस्ट the टू employees. कंपनी। चलो सीटीसी के बारे में बात करेंगे। टर्म सुना है ग्रॉस सैलरी? Yes. ग्रॉस सैलरी और नॉर्मल सैलरी में क्या फ़र्क होता है? Sir, Gross deduction salary में तो चाहिए 16.1, 16.2 and 16.3 are given from gross salary to arrive at net salary. ओके, नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई बात करने के लिए। टॉप इट ऑफ विद पैकेज। सबको कितने का पैकेज चाहिए भाई कॉलेज के बाद? बोलियां लगाई जाएं। कितने का चाहिए? शर्माओ मत भाई, बताओ बताओ। इतनी पढ़ाई पैकेज के लिए ही तो हो रही है, और किस लिए हो रही है? यस सर 36 लाख। 36 लाख, ओके नाइस। और ये तो चलो अपर बाउंड हो गया 36 लाख, ठीक है। लोअर बाउंड की बात करते हैं। मिनिमम कितना चाहिए? इतना तो मिल ही जाए, 10 to 12 10 to 12 लाख का, ठीक है। चलिए, तो ये जो पैकेज में आपको सैलरी बताई जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एनुअल, राइट। और सर दूसरी बात जो हमें करनी होती है कि ये जो पैकेज होता है ये बेसिकली क्या होता है? ये होती है सीटीसी। और एक चीज़ होती है इन हैंड सैलरी। तो पैकेज में अगर मान लो कोई आपसे कहता है मेरा 15 लाख का पैकेज है, तो क्या उसे 15 लाख की सैलरी हाथ में मिलेगी? No, sir. नो, राइट। कितनी मिलेगी उसे सैलरी? क्या चल रहा है आजकल, भाव क्या चल रहा है मार्केट में? 15 लाख का पैकेज होगा तो कितना हाथ में आएगा? यार ये तो कॉमर्स वाले बच्चों को पता होना चाहिए। 11 to 12 लाख 11 to 12 इज़ अ गुड एस्टिमेट, ठीक है। 12 से ऊपर एक्सपेक्ट करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीटीसी इज़ द कॉस्ट टू कंपनी। आपको एक एम्प्लॉई रखने के लिए कंपनी को कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग भी वो उसी में इंक्लूड कर लेते हैं, आपका कम्यूटेशन, बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी आपको एज एन एम्प्लॉई कंसिडर करने के बाद देती है वो सब उसी में इंक्लूड हो जाता है। हाथ में आपको जो मिलता है उसे हम कहते हैं इन हैंड सैलरी। तो आपसे कहा जाएगा कि भाई आपकी तो 1.5 लाख रुपए की ट्रेनिंग है, आपने एज एम्प्लॉई ज्वाइन किया तो आपको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी तो आप कंपनी के किसी काम में आओगे। विदाउट ट्रेनिंग तो काम नहीं होगा। तो वो ट्रेनिंग की कॉस्ट भी आपके पैकेज में इंक्लूड होती है। वो हटाने के बाद और बहुत सारी और चीज़ें हटाने के बाद आपको अपनी इन हैंड सैलरी मिलती है। तो इन हैंड सैलरी हमेशा सीटीसी से कम रहती है। तो जब भी कभी आगे जाके जो लोग एमबीए करने का सोच रहे हैं या फिर कोई ऐसा कोर्स करने वाले हैं, प्रोफेशनल कोर्स, जिससे आप किसी पैकेज को टारगेट कर रहे हो, तो उस पैकेज को समझ लेना होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, आईआईएम्स भी ऐसा करते हैं कि वो सीटीसी बताते हैं हमेशा पैकेज में, और बंदे को लगता है अरे वाह यार ये तो इतना पैसा पैकेज में मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई इन हैंड कितना मिलता है किसी को भी। अगर आपको इंस्टीट्यूट वाले नहीं बता रहे हैं या फिर
जो वहाँ का प्लेसमेंट कमिटी जिसने एडवर्टाइजमेंट निकाली है वो नहीं बता रहे हैं। तो आजकल लिंक्डइन पे भी बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोफाइल्स बना ही रखे हैं। यूजुअली आपको लोग वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उनसे पर्सनली भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर आपकी जॉब इस इंस्टीट्यूट से लगी है और वो बता रहे हैं कि इस कंपनी ने इतने का पैकेज ऑफ़र किया है, आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बन जाती है। ऑफ कोर्स कोई भी आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताएगा, कोई भी अपनी असली इनकम कभी नहीं बताता है और बतानी भी नहीं चाहिए, ठीक है, प्राइवेसी का मामला है। बट ही कैन टेल यू कि 20% का ड्रॉप है, 10% का ड्रॉप है, जो भी, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट पैकेज, एनुअल पैकेज, CTC एंड इन हैंड सैलरी। किसी का कोई रिश्तेदार वगैरह है जो बिग 4 में काम कर रहा है, दोस्त, रिश्तेदार? बिग 4 तो समझते हैं ना, बिग 4 क्या है? Yes, sir. यस सर। तो किसी का कोई दोस्त नहीं है डेलॉइट, EY, KPMG में काम करता हो? तो उन लोगों में आजकल यू विल नोटिस दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन द बिग 4। तो अभी मेरा ताज़ा सुनने में ये आया है कि KPMG से लोगों को EY में बुलाया जा रहा है और पैकेज हाइक मिल रही है कितनी, ऑलमोस्ट 30 to 40%। तो किसी को पहले 10 लाख मिलते थे, उसे EY में वापस बुलाया जा रहा है कि आप EY छोड़ के चले गए थे तो 14 लाख देंगे आपको, वापस आ जाओ। सो अगर वहाँ पे आपने ये सवाल नहीं पूछा कि अच्छा 14 लाख में हाथ में कितना आने वाला है, तो पता चला कि उतना ही हाथ में आ रहा है, वो बस कंपनी की CTC थी, आपकी पोजिशनल एडवांटेज मिली है आपको, ठीक है। सो ऑल दीज मैटर्स आर रियली इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। अब एक बात और करते हैं जो कि समझने वाली है। हम लोग पेरोल जब बना रहे होते हैं तो यानी कि हम किसी भी कंपनी के लिए सैलरीज तैयार कर रहे हैं। किन लोगों की सैलरीज? उसके एम्प्लॉयज़ की सैलरीज तैयार कर रहे हैं। तो हमेशा जो स्टार्टिंग होती है वो बेसिक पे या सैलरी से होती है। तो आगे जाके हम इसमें एक टर्म और पढ़ेंगे कि स्केल क्या होता है। किसी को समझ में आता है सैलरी स्केल क्या होता है? यस सर। हाँ जी बताओ। सर लाइक इंक्रीमेंट्स, जैसे सर 5000, 10,000, 15,000 है, तो सर जैसे फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकेंड ईयर में 10,000, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आएगा आपके केसेस में ही इंक्लूडेड है जिसमें हम स्केल के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हर बार स्केल के हिसाब से अपनी सैलरी तय करते हैं। तो आप किस स्केल पर हो उसके हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी होगी। उस बेसिक सैलरी में हर साल एक एनुअल इंक्रीमेंट होगा। तो जितना बड़ा आपका क्वांटिटी में स्केल होगा उतनी ज़्यादा आपकी बेसिक पे होगी और उतना ही ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। कभी कभार सेम पोजीशन पे किसी एम्प्लॉई को नीचे का स्केल मिलता है, किसी एम्प्लॉई को ऊपर का स्केल मिलता है। तो उसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे। तो हमारी स्टार्टिंग होती है बेसिक पे या सैलरी से। उसमें हम क्या जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस जुड़ने के बाद आपको मिलती है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, और ग्रॉस सैलरी में से जब आप डिडक्शंस को माइनस कर देते हो तो क्या आता है? नेट सैलरी। ठीक है, तो बेसिक पे से स्टार्ट करते हैं, इसमें अलाउंसेस ऐड करते हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी आती है।
फिर ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस हटा देते हो तो आपकी नेट सैलरी आ जाती है। तो ये बताओ कि अगर मैं इन तीन चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी और बेसिक पे, तो बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी से छोटी होगी बड़ी होगी? सर कम होगी। कम होगी, राइट। सो दिस विल बी लेस। हमेशा ध्यान रखेंगे बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी से छोटी होती है। उसी तरीके से नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी से बड़ी होगी छोटी होगी? स्मॉल होगी। डिसाइड कर लो पहले। कम होगी सर नेट सैलरी। कम होगी ना, क्योंकि डिडक्शंस माइनस करें। देखो ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, हो सकता है आपके डिडक्शन ज़ीरो हो जाएं, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा कम होता है। तो अगर आपके ज़ीरो डिडक्शंस होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी सैलरी शायद इक्वल हो जाए, बट अक्सर करके हम यही देखते हैं कि ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी से बड़ी होती है। So this is the relationship that you have to always remember. बेसिक सैलरी में अलाउंसेस ऐड होते हैं तो ग्रॉस सैलरी बनती है, तो हमेशा ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी से ज़्यादा होगी, और ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शंस हटाते हैं तो नेट सैलरी आती है। तो नेट सैलरी हमेशा ग्रॉस सैलरी से कम होगी या बराबर होगी अगर डिडक्शन ज़ीरो हैं तो। ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो अलाउंसेस और परक्विजिट्स सेम बात होती है। रेम्यूनरेशन सैलरी का ही दूसरा नाम होता है। डिडक्शंस वो चीज़ें हैं जो हम ग्रॉस सैलरी में से हटाते हैं, तो पॉपुलरली इनको प्रोविडेंट फंड के डिडक्शंस कहते हैं, या फिर हम ग्रेचुइटी के डिडक्शंस होते हैं, या फिर हम टैक्सेस के डिडक्शंस करते हैं। तो ये सारे के सारे डिडक्शंस में काउंट होते हैं, और बाकी हमने सीटीसी और ग्रॉस सैलरी की बात तो कर ही ली है। तो ये आपके बेसिक्स हो गए। चलिए, आज 5 ही मिनट हैं क्लास में, तो हम थोड़ा केस को समझ लेते हैं। कल से केस को वर्क करना शुरू करेंगे। चलिए, तो समझ लेते हैं पहले। तो केस 1 किसके नाम पे है? SKS लिमिटेड करके एक कंपनी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन? SKS लिमिटेड पेज टू इट्स एम्प्लॉइज द सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पे। द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई कंसिस्ट ऑफ डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? एक्स्ट्रा सर्विस जो ऑफिस प्रोवाइड देता है। अलाउंस, डियरनेस अलाउंस को डियरनेस अलाउंस क्यों कहते हैं? डियरनेस का क्या सर मतलब? इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन टैकल करने के लिए जब तो कुछ और बढ़े ना बढ़े, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, राइट। तो चीज़ें महंगे हो रही हैं, बढ़ती हुई इकोनॉमी है आपकी, और इंटरेस्ट रेट आपका पॉजिटिव है इस देश में। जापान का इंटरेस्ट रेट मालूम है कितना है? अपने देश का इंटरेस्ट रेट मालूम है कितना है? आजकल कितना चल रहा है इंटरेस्ट रेट? सर 4.90। 4.90 के हिसाब से चल रहा है, तो वो RBI का रेट है, ठीक है। तो बैंक RBI से जब पैसा लेते हैं किसी भी काम के लिए, तो RBI 4.9% पे देता है। तो बैंक वाले क्या आपको 4.9 पे कभी लोन देंगे? नो सर। No, sir. है, बैंक वालों को भी तो कुछ कमाना है, तो बैंक वाले उसके ऊपर ही आपसे चार्ज करेंगे। तो सबसे अच्छा लोन बैंक के हिसाब से कौन सा होता है? सबसे बढ़िया सिक्योर लोन कौन सा होता है जिसमें लॉस नहीं हो सकता कभी? कौन सा लोन सबसे बढ़िया लोन है बैंक के हिसाब से? कौन सा लोन लेने जाओगे तो बैंक बोलेगा आओ जी आओ? पर्सनल लोन। ना, पर्सनल लोन तो सबसे रिस्की है। हाउस लोन। हाउस लोन, हाउस लोन। हाउस लोन, ठीक है।
क्योंकि गोल्ड लोन भी तो गोल्ड के थ्रू भी तो देते हैं। हाँ, गोल्ड लोन Mortgage भी करा के। कंसिडर कर सकते हैं। जितने भी एसेट बेस्ड लोन्स हैं ना आपके, तो हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, ठीक है। व्हीकल लोन में भी थोड़ी इशू है, क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत जल्दी लगता है आपके, जो भी आप व्हीकल लोगे। आपने गाड़ी निकाली नहीं शोरूम से, कितने % वैल्यू डाउन होती है मालूम है? मान लो आपने आज गाड़ी निकलवाई शोरूम से, 25% होती है। यस 20 to 25% डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। अगर नया ब्रांड है मार्केट में, अभी अभी आया है, जैसे आजकल कौन सा चल रहा है, MG चल रहा है एक ब्रांड, है ना, MG चल रहा है, और रेनो तो थोड़ी पुरानी हो गई, बट सर किया इज़ ऑल्सो अ वेरी न्यू ब्रांड। तो नए ब्रांड की वैल्यू जल्दी ड्रॉप होती है। आपने आज किया की गाड़ी निकलवाई है, कल आप अगर उसी सेम गाड़ी को बेचने पहुंच गए तो 20% से लेकर 25% का डाउनग्रेड है। मारुति की गाड़ी है, टोयोटा की गाड़ी है, होंडा की गाड़ी है, उसमें थोड़ा कम है, 10 से 15% ही होगा। तो गाड़ियों पे भी उतना लोन सिक्योर नहीं है जितना हाउसिंग लोन सिक्योर्ड है, ठीक बात। तो बैंक आपको हाउसिंग लोन 6% पे दे सकता है। आजकल शायद SBI का चल रहा है 6.2 से लेकर 6.5 के बीच में चल रहा है। दैट इज़ द चीपेस्ट पॉसिबल हाउसिंग लोन, अगर आपको SBI देने को तैयार हो जाए, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस क्या है? डियरनेस अलाउंस, अच्छा हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, जापान में कितना रेट है, किसी को पता है क्या? No, sir. नेगेटिव है सर। नेगेटिव है। नेगेटिव है ऑलमोस्ट। सोचो, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, बैंक आपको पैसा दे रहा है कि हमसे लोन ले लो, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन भी इसी वजह से बहुत कम है। आपका जैसे ही रेट बढ़ता है, तो रेट किस लिए बढ़ाया जाता है? ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। चीज़ें बढ़ रही हैं, दाम बढ़ रहे हैं चीज़ों के, तो डिमांड को कम करने के लिए, डिमांड साइड प्रेशर कम करने के लिए इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं। चलिए, आज का टाइम यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कल इस केस को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस भी डिस्कस करेंगे इसके साथ में। जापान के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, वेरी इंटरेस्टिंग इकोनॉमी टू स्टडी। ओके सर, ओके, चलो मिलते हैं फिर कल, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर।